Good morning, students. Myself, Dr. Renu. I hope you all are enjoying studying social studies with me. So I continue my next topic. Yesterday I taught about alluvial soil. एलुवियल सॉइल क्या होती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलुवियल सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। ये कल मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। सेकंड है लोकेशन। लोकेशन मीन्स कि वो एलुवियल सॉइल किन किन जगहों पर पाई जाती है। तो एलुवियल सॉइल मेनली क्या है, नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन पूरा ये इधर आपका आ गया है, इसमें आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा वेस्टर्न घाट के भी ईस्टर्न घाट के भी कुछ एरिया आ जाएंगे, ईस्टर्न इंडिया भी कुछ आ जाएगा इसमें। ये पूरे यहाँ पर भी एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये आपको कुछ टर्म्स दिख रहे हैं, ड्वार, चाओस एंड तराई। तो ड्वार, चाओस और तराई ये क्या है, ये कौन से टर्म है? तो मैं आपको बताती हूँ कि ये पीडमॉन्ट प्लेन्स कहलाते हैं। तो व्हाट इज पीडमॉन्ट प्लेन्स? पीडमॉन्ट प्लेन क्या होते हैं? पीडमॉन्ट प्लेन्स उन प्लेन्स को कहा जाता है जो कि पहाड़ों के नीचे के फुट हिल मतलब सपोज कीजिए कि एक माउंटेन है, माउंटेन के नीचे का जो एरिया है, ये जो फुट हिल है, ये कहलाता है पीडमॉन्ट प्लेन। ये बहुत फर्टाइल होता है। फर्टाइल इसलिए होता है क्योंकि जो माउंटेन्स के स्लोप से जो फर्टाइल क्रिस्टल्स है वो आकर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इसलिए ये पीडमॉन्ट प्लेन कहलाते हैं और ये बहुत फर्टाइल होते हैं। तो द्वार कहाँ का पीडमॉन्ट प्लेन है? द्वार जो है ये असम का जो पीडमॉन्ट प्लेन है वो द्वार कहलाता है। और इसके अलावा यूपी का जो पीडमॉन्ट प्लेन है वो तराई कहलाता है। और इसके अलावा पंजाब का जो पीडमॉन्ट प्लेन है वो चाओस कहलाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये पीडमॉन्ट प्लेन क्या होते हैं। ये एलुवियल सॉइल का एरिया के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। अब एलुवियल सॉइल का एज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे। तो एज के बेसिस पे एलुवियल सॉइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, खादर एंड भांगर। खादर KHADAR, BHANGAR, भांगर। खादर क्या होती है? खादर न्यू एलुवियल सॉइल होती है। और भांगर क्या है? भांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। और खादर क्या होती है? खादर मोर फर्टाइल होती है भांगर सॉइल की अपेक्षा, और जो भांगर होती है लेस फर्टाइल होती है। खादर फर्टाइल इसलिए होती है भांगर की अपेक्षा क्योंकि ये अपने को रीन्यू कर लेती है। कैसे रीन्यू कर लेती है? सपोज कीजिए ये रिवर बेड है, ये रिवर बेड है। रिवर बेड उस एरिया को बोलते हैं जहां पर नदी जिस रूट से होकर के बहती है। तो ये रिवर बेड है। रिवर बेड के जो पास वाला एरिया है, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाएगी वो कहलाएगी खादर। अब इसके जो दूर का मिट्टी पाई जाएगी ये कहलाएगी भांगर। क्योंकि जो ये खादर है, खादर में जो नदियों में जब बाढ़ आती है तो नदियां अपने साथ बहा करके लाती हैं सेडिमेंट्स को या अवसादों को बहा करके लाती हैं और इसी पे यहीं पर इकट्ठा कर देती हैं। तो इसलिए हर साल जो होती है रिवर बेड के पास की जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो चेंज होती रहती है। इसलिए ये कहा जाता है कि खादर जो है अपने को रिन्यू कर लेती है और वो ज्यादा फर्टाइल होती है। और जो खादर होती है, खादर की तीसरी क्वालिटी ये है कि ये नियर टू रिवर बेड के पास पाई जाती है। अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि ये रिवर बेड के पास पाई जाती है और भांगर जो है रिवर बेड के फार पाई जाती है। फार मीन्स दूर पाई जाती है। तो ये हो गया एज के बेसिस पर एलुवियल सॉइल का क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंटेंट क्या पाया जाता है एलुवियल सॉइल में? एलुवियल सॉइल में मेनली पोटास पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है एंड लाइम पाया जाता है। अब नेक्स्ट है क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स एलुवियल सॉइल में ग्रो की जा सकती हैं? तो मल्टीपल क्रॉप्स आर कल्टीवेट इन दिस सॉइल। इस सॉइल में बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो की जा सकती हैं। मेनली ये शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल, पल्सेस। शुगर केन गन्ना, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की बहुत ज्यादा खेती होती है।
पैडी, धान भी इस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, वीट की भी खेती होती है, सीरियल जो छिलके वाले अनाज होते हैं उनको बोला जाता है, और इसके अलावा पल्सेस की भी खेती इस क्रॉप में की जा सकती है। इफ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक इट। सो लेट्स कंटिन्यू माई टॉपिक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किया था एलुवियल सॉइल के बारे में, पूरी आपको जानकारी दी। अब हम लोग की नेक्स्ट सॉइल है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि ये देखने में काली होती है, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं और इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। कॉटन सॉइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कॉटन को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है। तो अब हम ब्लैक सॉइल को निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट है फॉर्मेशन। अब कि ब्लैक सॉइल का निर्माण कैसे होता है, तो इसके लिए दो चीज़ें जरूरी होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड पेरेंट रॉक। क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब वहाँ की जलवायु की स्थितियाँ कैसी हैं, और पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मीन्स होता है कि सॉइल का जो फर्स्ट एंड सेकंड जो लेयर होता है वो, जिसको कि पेरेंट रॉक बोलते हैं, जो कि सॉइल को डेवलप होने में एक स्पेशल रोल प्ले करता है, वो कैसा होता है। तो इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो मॉडरेट होनी चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, और इसके साथ ही साथ पेरेंट रॉक होनी चाहिए बेसाल्टिक रॉक। बेसाल्टिक रॉक यहाँ पर एक नया टर्म है। बेसाल्टिक रॉक उन चट्टानों को कहते हैं जो कि ज्वालामुखी, जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जहाँ पर ज्वालामुखी फूटता है और फूटने के बाद जो मैग्मा या लावा बाहर आता है, और वो जब निकलने के बाद ठंडा होकर के जम जाता है, तो उससे जो चट्टानें बनती हैं वो कहलाती है बेसाल्टिक रॉक। और इनके फॉर्म होने में लाखों करोड़ों मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पूरा आपका डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप जो है पूरा बेसाल्टिक रॉक से ही बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट लोकेशन। ब्लैक सॉइल की लोकेशन कहाँ है और ये कहाँ पाई जाती है, तो मेनली लोकेशन है ब्लैक सॉइल की साउथ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, साउथ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, मेनली डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र। इधर देखिए आप, इधर सौराष्ट्र में भी कुछ एरिया है और महाराष्ट्र का भी एरिया, पूरा ये एरिया महाराष्ट्र का एरिया, छत्तीसगढ़, ये सारा एरिया आपका ब्लैक सॉइल से बना हुआ है और ये कॉटन के लिए, ग्रो के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा नेचर। अब ब्लैक सॉइल का नेचर क्या होता है? ब्लैक सॉइल का नेचर क्लेई होता है और इसकी एक दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होल्ड वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। इट मीन्स कि ये जो ब्लैक सॉइल होती है ये पानी को बहुत लंबे समय तक अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है, जिसकी वजह से मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है। और यही वजह है कि इसमें ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लाइक कॉटन। और इसलिए इसका जो नेचर है वो क्लेई नेचर है। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट। कंटेंट क्या, इसमें कौन कौन से तत्व मिनरल्स पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड पोटेस। और इसके बाद है नेक्स्ट है क्रॉप। कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है इसमें? कॉटन एंड शुगर केन। कॉटन एंड शुगर केन के लिए ब्लैक सॉइल फेमस है। इसके अलावा ब्लैक सॉइल को ये जब ब्लैक सॉइल क्लेई होने के कारण ये बहुत स्टिकी हो जाती है जब ये गीली होती है। जब ये गीली होती है या जब इसमें इरिगेशन किया जाता है बारिश की वजह से ये बहुत स्टिकी हो जाती है। तो इसलिए जब तक इसकी टिलिंग नहीं की जाती, टिलिंग का मीनिंग होता है कि इसको एग्रीकल्चर पर्पस से प्रिपेयर करना, किसी भी सॉइल को एग्रीकल्चरल पर्पस से प्रिपेयर करना, उसमें खाद डालना, अच्छी चीज़ें, ताकि वो अच्छे से खेती के लिए तैयार हो सके, वो टिलिंग कहलाता है। तो टिलिंग की जब तक नहीं की जाती तब तक ये कल्टीवेशन करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। तो अब मैंने आपको ब्लैक सॉइल पूरा क्लैरिफाई किया। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट सॉइल है हमारी रेड एंड येलो सॉइल। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, रेड एंड येलो सॉइल, रेड और येलो सॉइल। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है क्रिस्टलाइन इग्नेयस एरिया में।
अब क्रिस्टलाइन इग्नेयस एरिया, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि जब सॉइल छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके या छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं बन जाते हैं चट्टानों के, तो वो कहलाते हैं क्रिस्टलाइन इग्नेयस एरिया। लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन है रेड एंड येलो सॉइल की साउथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो आप मेरे साथ यहाँ मैप में देख रहे हैं कि साउथ वेस्टर्न एंड ये पूरा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जिसमें आ जाएगा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मिडिल गंगा प्लेन एंड वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स पूरा ये आ गया, इधर पूरा आपका आ गया ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये सारे पार्ट इसमें आ गए। अब रेड एंड येलो सॉइल में कंटेंट कौन से पाए जाते हैं? इसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है। ये मिट्टी लाल किस लिए दिखाई जाती है, दिखती है? ये आयरन के डिफ्यूजन के कारण, आयरन के डिफ्यूजन या विखंडन के कारण ये मिट्टी रेड दिखाई देती है। और इसकी ये आयरन जो कंटेंट है वो इग्नेयस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से ये मिट्टी रेड दिखाई जाती है, दिखती है। और इसका जो कंटेंट है वो मेनली मेटेलिक कंटेंट है। यही वजह है कि इसमें ज़्यादातर जो माइंस हैं वो छोटा नागपुर प्लेटूज में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर की जो मिट्टी है वो रेड एंड येलो सॉइल है। फोर्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है रेड इन डिहाइड्रेटेड फॉर्म एंड येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जब ये सूखी नहीं रहती है, गीली रहती है, तब ये रेड कलर के रूप में दिखाई देती है और सूखे होने पर ये येलो कलर के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप्स। अब यहाँ पे मेन ये क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं? तो मेनली इस सॉइल में टी एंड कॉफ़ी, जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, टी एंड कॉफ़ी, वो ग्रो की जा सकती हैं, क्योंकि वो पानी को होल्ड करके रखती हैं, या ऐसी जो क्रॉप्स होती हैं वो मिट्टी को, सॉइल को सस्टेन करके रखती हैं। इसलिए इस मिट्टी की यहाँ ये इसमें टी एंड कॉफ़ी ग्रो की जाती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। सो लेट्स कंटिन्यू माई टॉपिक। अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, इसके पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किया था एलुवियल सॉइल के बारे में, ब्लैक सॉइल के बारे में एंड रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। अब माई नेक्स्ट सॉइल इज लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है, जिसका मीनिंग होता है लेटर। लेटर जिसका अर्थ होता है ब्रिक्स या टुकड़े टुकड़े में। तो लैटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? फॉर्मेशन के लिए जो सिचुएशन आवश्यक है, जरूरी है, नेसेसरी है लैटेराइट सॉइल के लिए, वो है हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल एरिया। हाई टेम्परेचर मीन्स कि बहुत ज़्यादा तापमान, बहुत ज़्यादा गर्मी, और इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बारिश वाला एरिया। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर के साथ साथ हैवी रेनफॉल भी होती है। इसका रीज़न ये होता है कि सॉरी, कि जब हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन होता है और वो कंडेंस हो जाता है बादल के रूप में, और फिर वही बारिश के रूप में नीचे गिरता है। तो इसलिए ऐसे एरियाज जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और वह हैवी रेनफॉल होता रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल की ऊपरी लेयर होती है वो वॉश्ड आउट होती रहती है वॉश्ड आउट होती रहती है। ज़्यादा पानी गिरते रहने की वजह से वो बह करके हट जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? लीचिंग होता है, इंटेंस लीचिंग। अब व्हाट इज लीचिंग? लीचिंग क्या होती है? लीचिंग ड्यू टू द एक्सेसिव रेनफॉल व्हेन द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एंड द सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड एज लैटेराइट सॉइल, दिस प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। जब बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ सतह होती है वो बह करके दूर चली जाती है, तो वो मिट्टी लैटेराइट मिट्टी के नाम से जानी जाती है, और ये जो प्रोसेस होती है वो लीचिंग के रूप में जानी जाती है। अब लैटेराइट सॉइल का लोकेशन ये कहाँ पे पाई जाती है? वेस्टर्न घाट, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब उत्तर पूर्व में मेघालय, ये आपका इधर आ गया मेघालय। अब वेस्टर्न घाट्स, ये पूरा वेस्टर्न घाट्स में,
कर्नाटका, केरला, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, ये सारे जगहों पर ये उड़ीसा हो गया आपका, और ये केरला हो गया, ये कर्नाटक का एरिया हो गया, इन सब जगहों पर आपकी लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। अब माई नेक्स्ट सॉइल इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल हाई टेम्परेचर विद नो रेनफॉल। एरिड सॉइल ऐसे एरियाज में पाई जाती है जहाँ पे टेम्परेचर तो हाई रहता है लेकिन वहाँ पर रेनफॉल या बारिश नहीं होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी प्यासी रह जाती है और उसमें तो इस तरह से मिट्टी जो सॉइल का नेचर रहता है सैंडी टेक्सचर। सैंडी टेक्सचर मीन्स बलुई हो जाती है और सेलाइन इन नेचर। सेलाइन इन नेचर मतलब कि वहाँ पर नमक का जमाव होता है उस मिट्टी के लेयर में। इट मीन्स कि जब हाई टेम्परेचर रहता है तो पानी भाप बन करके उड़ता रहता है और नमक के रूप में मिट्टी की ऊपरी परत पे जमता रहता है, जिसकी वजह से मिट्टी जो है सेलाइन हो जाती है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी भाग में, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में ये जो एरिया है ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान, वेस्ट ऑफ अरावली रेंज। अरावली पर्वत ऐसे है, अरावली पर्वत के वेस्ट में जो एरिया है वहाँ पर एरिड सॉइल या शुष्क मिट्टी पाई जाती है। ये रेड टू ब्राउन इन कलर होती है, कलर में ये रेड से लेके ब्राउन कलर में पाई जाती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होता है, इज इट कल्टिवेबल, क्या ये खेती योग्य है, क्या एरिड सॉइल में खेती की जा सकती है? तो यस, इसका आंसर दिया जा सकता है कि हाँ, एरिड सॉइल में भी खेती कल्टीवेशन किया जा सकता है, बट विथ प्रॉपर इरिगेशन एंड मैन्योर्स। लेकिन जब अच्छे ढंग से उसमें सिंचाई की जाए और सही ढंग से उसमें खाद डाली जाए तब ये मिट्टी भी खेती के काम में लाई जा सकती है। अब इरिगेशन प्रॉपर ढंग से कैसे किया जा सकता है? इसलिए किया जा सकता है कैनल्स के थ्रू, नहरों के थ्रू, ड्रिप इरिगेशन, ये मैंने पहले आपको बताया है, स्प्रिंकल्स, फवारों के थ्रू भी हम इसमें इरिगेशन या सिंचाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एरिड सॉइल हो गया। अब माय नेक्स्ट सॉइल इज फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जैसा कि आप जानते हैं इसको माउंटेन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। माउंटेन सॉइल मीन्स ऐसी मिट्टी जो कि पहाड़ों पे पाई जाती है, पहाड़ों पे पाई जाने वाली मिट्टी को माउंटेन सॉइल कहते हैं। तो ये पहाड़ आपके इधर इस साइड में है, पूरे नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे एरिया में ये आपकी पाई जाती है फॉरेस्ट सॉइल। ये जब मैकेनिकल वेदरिंग बाय स्नो, जब बाय स्नो विंड और टेम्परेचर के द्वारा सॉइल में इरोजन या डिपोजिशन की प्रक्रिया, विखंडन या जमाव की प्रक्रिया होती है या मैकेनिकल वेदरिंग होती है, तो वो कहलाती है, उसके थ्रू जो भी सॉइल डेवलप होती है वो कहलाती है फॉरेस्ट सॉइल। अब इसकी लोकेशन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पे उठता है कि क्या फॉरेस्ट सॉइल फर्टाइल होती है या इसकी फर्टिलिटी कैसी होती है? तो इसके लिए 2 फीचर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट फीचर ये है कि अगर आप माउंटेन्स को देखें तो माउंटेन्स के यहाँ ऐसे, तो ये हम पाएंगे कि ये माउंटेन्स का अपर साइड है, तो यहाँ पे जो मिट्टी होती है वहाँ वो कोरस होती है, वो कम उपजाऊ होती है। लेकिन इधर ये जो वैली साइड है, माउंटेन का निचला हिस्सा या पहाड़ियों के जो निचला हिस्सा होता है, जो फुट हिल होता है वैली साइड पे, वहां पर जो मिट्टी होती है वो सिल्टी एंड लोमी होती है, तो यहाँ पर उपजाऊ होती है। तो अधिकतर जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फॉरेस्ट सॉइल जो है वो माउंटेन सॉइल के नाम से जानी जाती है। जम्मू कश्मीर, ऐसे इसका आप अनुमान लगा सकते हैं, तो ये ऐसे चलती हुई ये पूरा यहाँ, ये पूरा एरिया आपका आएगा, ये फॉरेस्ट सॉइल के अंडर में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा पूरा सॉइल, अभी तक मैंने आपको सारे सॉइल्स के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। एलुवियल सॉइल क्या होती है, कैसे फॉर्म करती है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं,
फिर ब्लैक सॉइल क्या होती है, उसको रेगुड सॉइल क्यों कहा या कॉटन सॉइल क्यों कहा जाता है, रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। तो इस तरह से हमारा ये सॉइल के बारे में क्या है, सॉइल कैसी होती है, कहाँ कहाँ भारत में कितने तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, किस एरिया में पाई जाती हैं, ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। सो लेट्स कंटिन्यू द क्लास। अभी जस्ट मैंने आपको डिस्क्राइब किया था सॉइल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। अब सॉइल नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है और ये कैसे होता है, व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब जब पानी के थ्रू, एयर के थ्रू, विंड के थ्रू या और टेम्परेचर के थ्रू जब मिट्टी की ऊपरी लेयर खराब हो जाती है तो वो कहलाती है सॉइल इरोजन, या मिट्टी में कटाव या मिट्टी का खराब होना या मिट्टी का क्षरण। तो सॉइल इरोजन की डेफिनेशन इस तरीके से है, द डेनुडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सबसीक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। डेनुडेशन मतलब होता है मिट्टी की ऊपरी लेयर का खराब होना। जब मिट्टी की ऊपरी लेयर खराब हो जाती है या बह जाती है वही सॉइल इरोजन कहलाता है। अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं सॉइल इरोजन के, बहुत सारे कॉजेज हैं सॉइल इरोजन के जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने पहले भी आपको लैंड इरोजन के जो कॉजेज बताए थे वही कॉजेज सॉइल इरोजन के भी लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फर्स्ट कॉज है ओवरग्रेजिंग। जब जानवरों को या हम अपने कैटल्स को चरने के लिए ज़मीनों पर छोड़ देते हैं एक किसान, तो क्या होता है कि जानवर जब लगातार चरते रहते हैं तो उस जगह की ज़मीन को या उस जगह पे जो घास होती है, ग्रास को, वो ऐसे मुंह से पकड़ के नोचते हैं। तो जब नोचने की इस प्रोसेस में जो घास है वो उसके साथ साथ मिट्टी की जो ऊपरी परत भी है वो उखड़ कर के चली आती है। तो धीरे धीरे उस जगह की, उस प्लेस की जो सॉइल है वो खराब होने लगती है। तो ओवरग्रेजिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है सॉइल इरोजन का। तो इसके लिए सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, ओवरग्रेजिंग को रोकने के लिए हमें ये क्या करना होगा कि हमें मैनेज करना होगा कि हम कैसे जानवरों को ग्रेजिंग ग्राउंड्स पे चरने के लिए छोड़ें और उसको चेंज करते रहें, जानवरों को उस प्लेस को चेंज करते रहें। तो इससे भी हमारी जो सॉइल है वो इरोज होने से बच जाएगी। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन या मीनिंग है कि जब बहुत सारी बिल्डिंग्स, जब हम आजकल हम प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग को डेवलपमेंट करना है तो बहुत सारी बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं। तो बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, रोड्स, ये सब जो कंस्ट्रक्शन वर्क किए जा रहे हैं उसकी वजह से भी सॉइल खराब हो जाती है। तो ये हमें देखना होगा कि कंस्ट्रक्शंस को करते हुए भी हम अपनी मिट्टी, सॉइल को इरोज होने से रोक सकें। इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारी प्लानिंग्स को लेकर के लागू करती है। थर्ड है माइनिंग। मैंने पहले भी आपको डिस्क्राइब किया था कि माइनिंग की वजह से बहुत सारे डीप होल्स बन जाते हैं उस जगह पर, जिसकी वजह से वहाँ की जो सॉइल है वो इरोज हो जाती है, वो खराब हो जाती है। तो हमें भी इसको मैनेज करना होगा कि हम माइनिंग को ठीक ढंग से कराएं और ऐसी जगह पर माइनिंग ना कराई जाए जहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पर कि भूकंप, अर्थक्वेक आने का खतरा रहता है। तो ऐसी जगह पर माइनिंग ना कराई जाए। फोर्थ फैक्टर है डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड, कृषि की खराब विधियों का प्रयोग। इट मीन्स जब हम खेती के काम में जो मेथड्स का यूज़ करते हैं वो अच्छी नहीं होती हैं सॉरी, तो इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन की वजह से भी मिट्टी की ऊपरी लेयर बह करके चली जाती है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वहाँ पानी की इरिगेशन की बहुत अच्छी फैसिलिटी होने से जो फार्मर होते हैं वो खेतों में पानी की पाइप को खुला छोड़ देते हैं, जिससे पानी ज़्यादा वहाँ पे पहुँच जाता है और वो मिट्टी की ऊपरी लेयर को बहा करके अपने साथ ले जाता है, जिससे मिट्टी खराब हो जाती है। विंड के थ्रू भी यही होता है और ग्लेशियर्स भी जब एक जगह ऊपर से नीचे गिरते हैं तो उस जगह की मिट्टी को खराब कर देते हैं। तो ये इसको तो इस तरीके से ये डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड था। ओवर इरिगेशन की वजह से भी जो सॉइल इरोजन होता है उसको भी रोका जा सकता है अगर हम लोग ठीक ढंग से प्लानिंग कर लें।
नेक्स्ट है हमारा नेचुरल फैक्टर। इन फैक्टर्स के अलावा नेचुरल फैक्टर या प्राकृतिक कारक भी होते हैं जो मिट्टी को खराब करते हैं। उनमें आ जाता है विंड, वाटर एंड ग्लेशियर। हवा भी होती है। जब आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जब कभी हवा जो चलती है बहुत तेजी से चलती है तो अपने साथ उस स्थान की मिट्टी को उड़ा करके ले जाती है, दूसरी जगह पर पे ले जा करके जमा कर देती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग रेगिस्तान में देखेंगे। राजस्थान में जो सैंड ड्यून्स हैं वो विंड के थ्रू ही बनते हैं, नेचुरल फैक्टर है। ठीक, वाटर भी जब पानी भी जब बहता है या बाढ़ आती है तो बाढ़ भी अपने साथ मिट्टी की ऊपरी लेयर को बहा ले जाती है। प्लस ग्लेशियर भी जब किसी ऊपर से गिरते हैं पहाड़ों से तो उस स्थान की सॉइल को खराब कर देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये सारे कारण ही रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल इरोजन के, बल्कि नेचुरल फैक्टर भी होते हैं जो कि मिट्टी के खराब होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब इन सॉइल इरोजन की वजह से बहुत सारी ऐसी रचनाएं या ऐसी फॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं सॉइल पे, तो उसमें फर्स्ट है गुलीज। गुलीज क्या होता है? गुलीज होता है डीप चैनल्स डेवलप्ड इन द क्लेई सॉइल ड्यू टू द रनिंग वाटर। जब क्लेई सॉइल में गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं, सपोज कीजिए ये आपकी लैंड है और ये क्लेई है, तो इसमें गहरी गहरी नालियां बन जाती हैं, गहरी गहरी नालियां बन जाती हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है, कैसे बन जाती है? जब पानी बहता रहता तो उस स्थान की मिट्टी को हटाता रहता है तो इससे गहरी गहरी नालियां बन जाती है। यहाँ पे मिट्टी लूज हो जाती है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर गुलीज का डेवलपमेंट हो जाता है। रेवाइंस क्या है? नेक्स्ट है हमारा जो फॉर्मेशन बनती है सॉइल इरोजन की वजह से, वो है रेवाइंस। Ravines are the badlands in the Chambal region which is unfit for cultivation. Ravines किसको कहते हैं? बैडलैंड्स, खराब जमीन को कहते हैं चंबल क्षेत्र में। चंबल क्षेत्र ये एमपी में पाया जाता है। एमपी का एरिया है जहाँ पर कि डाकू बहुत रहते हैं। डाकू, आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें डाकुओं के बारे में बताया गया है, जैसे बैंडिट क्वीन और भी बहुत सारी मूवीज हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पर ये जो वहाँ पर इरोजन की वजह से जो जमीन जो पहाड़ होते हैं वो छोटे छोटे ऐसे करके कई सारे पहाड़ छोटे छोटे डेवलप हो जाते हैं। इन्हीं के पीछे डाकू लोग छिप करके रहते हैं। तो ये जो मेन एरिया है चंबल का वो रेवाइन कहलाता है और ये खेती के लिए फिट नहीं होता है। शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है कि एक बहुत लंबे एरिया में जब पानी है अपने साथ मिट्टी की ऊपरी लेयर को बहा करके ले जाता है तो वो कहलाता है शीट इरोजन। तो आपने ये देखा कि कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन क्या होता है, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन की वजह से कौन कौन सी फॉर्मेशन लैंड में बन जाती है, वो गुलीज, रेवाइंस एंड शीट इरोजन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। जब सॉइल इस तरह से खराब होती रहेगी तो क्या होगा, हमारी जो हमारा जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर बैड इफेक्ट आएगा, और हमारी जो हम जो कुछ भी ग्रो करेंगे, जो कुछ भी ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब इसके ऊपर भी बहुत इफेक्ट आएगा। तो इसलिए हम लोग को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो सॉइल है वो इरोज होने से बच जाए और ख़राब ना हो। इसके लिए हमें बहुत सारी मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी प्लानिंग्स को लागू किया है, इम्प्लीमेंट किया है। तो फर्स्ट कौन सी मेथड है हम सॉइल कंजर्वेशन के लिए यूज़ करेंगे हिली एरियाज में, वो है काउंटर प्लगिंग। काउंटर प्लगिंग क्या होता है, सपोज कीजिए ये आपका माउंटेन या पहाड़ है, तो इसमें उसके अपोजिट साइड से यहाँ पर ऐसे बना करके इन ढलानों पर ही खेती की जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे जो मिट्टी का जो कटाव है या मिट्टी जो बह करके जाती है वो रुक जाती है। पहाड़ी एरिया में, हिली एरियाज में होता है। या पहले पानी या कोई भी हवा आती थी वो सीधे मिट्टी को बहा कर ले जाती थी। अब इन चैनल्स के या ये जो फॉर्मेशन बना देने से अब ये मिट्टी यहीं पर रुक जाती है, वो बह के नहीं जाती है। तो ये हो गया काउंटर प्लगिंग। नेक्स्ट है हमारा टेरेस फॉर्मिंग। अब टेरेस फॉर्मिंग की समझ लीजिए पहाड़ है, इनको काट करके यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। सीढ़ियाँ बनाने से क्या हो जाता है कि इससे एक तो फर्स्ट तो ये हो जाता है इजीनेस हो जाती है, आराम हो जाता है। सेकंड ये हो जाता है कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये टेरेस फॉर्मिंग होती, पहाड़ों की सीढ़ियों को बना करके खेती करना।
नेक्स्ट है स्ट्रिप फॉर्मिंग। स्ट्रिप फॉर्मिंग क्या होती है? मान लीजिए ये आपकी लैंड है और यहाँ पर ऐसे 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 इस पे स्ट्रिप फॉर्मिंग या लाइन बना देना। किससे बनाते हैं? ग्रास और स्टोन की मदद से हम लोग उस पे स्ट्रिप या रेखा बना देते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे जो पानी की ऊपरी लेयर बह करके नहीं जाती है, घास और स्टोन के यहाँ पर आकर के रुक जाती है। तो इससे मिट्टी जो है फर्टाइल बनी रहती है। नेक्स्ट है हमारा शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट मैंने पहले अभी आपको डिस्क्राइब किया था लैंड इरोजन में कि प्लांटिंग टू द बॉर्डर ऑफ द लैंड, मतलब कि आपकी जो लैंड है, आपकी लैंड है, सपोज कीजिए ये लैंड है आपकी और इसके चारों ओर आपने ट्रीज लगा दिए। ये ट्रीज लगा दिए तो इससे क्या होगा? मिट्टी बह करके नहीं जाने पाती, हवाओं के द्वारा उड़ करके नहीं जा पाती है। तो इस तरह से जो मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है। तो आपने देखा ये मैंने आपको ये 4 मेथड्स बताई सॉइल कंजर्वेशन के: काउंटर प्लगिंग, टेरेस फॉर्मिंग, स्ट्रिप फॉर्मिंग, शेल्टर बेल्ट। तो आई होप दिस इज क्लियर। एंड यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है एंड हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाता है। आपको अब जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, ज़रूर से करिएगा। थैंक यू।